ये वो कहानी है जिसे दुनिया से लगभग छुपा लिया गया था। एक ऐसी सच्चाई जो अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ से भी ज्यादा ठंडी और खौफनाक है। जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां मीलों तक सिर्फ मौत की सफेद चादर बिछी है, जहां मदद की कोई आवाज नहीं पहुंच सकती, जहां जिंदा रहने के लिए आपको वो करना पड़े जो शायद खुद शैतान भी करने से कांप जाए। ऐसे में आप कितने दिन जी सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, क्या आप 205 दिनों तक मौत से पंजा लड़ा सकते हैं? ये कहानी है 25 साल की एवेलिन रोज की, एक जिंदा दिल लड़की जो 7 दोस्तों के साथ एक रोमांचक सफर पर निकली थी, पर उस बर्फीले जोहन्नम से लौटी सिर्फ वो अकेली, और वो अपने साथ एक ऐसा राज लेकर लौटी जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। साल 2021, 15 नवंबर का वो दिन 7 दोस्तों के लिए जन्नत जैसा था। एवेलिन, लियम, क्लोई, बेन, माया, नोआ और उनका पायलट दोस्त जेक। उन्होंने दुनिया से छिपकर एक ऐसा सपना पूरा करने की ठानी थी जो खतरनाक था। अंटार्कटिका की सबसे रहस्यमयी जगह द फैंटम ग्लेशियर को अपनी आंखों से देखना, जहां की कहानियां सिर्फ किताबों में थी, जहां जानने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। उनका छोटा सा प्लेन द वॉन्डरर बादलों को चीरता हुआ उस सफेद मौत के ऊपर उड़ रहा था। नीचे बर्फ की चादर नहीं बल्कि एक दूसरा ग्रह बिछा हुआ लग रहा था। प्लेन के अंदर ठहाके गूंज रहे थे। वो अपनी बेखौफ जवानी का जश्न मना रहे थे। एवेलिन ने खिड़की से नीचे देखा और उसकी सांसें थम गई। ऐसी खूबसूरती उसने कभी नहीं देखी थी। पर हर खूबसूरत चीज के पीछे एक बदसूरत साया छिपा होता है। वो इस बात से अनजान थे। आसमान में सूरज चमक रहा था, पर उस चमक में एक धोखा था, एक चेतावनी छिपी थी जिसे वो अपनी नादानी में समझ नहीं पाए। उन्हें नहीं पता था कि ये उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बनने वाली है। वो उस ग्लेशियर के जितने करीब जा रहे थे, मौत भी उतने ही करीब आ रही थी। वो इतिहास बनाने नहीं, इतिहास में दफन होने जा रहे थे। और फिर पलक झपकते ही जन्नत ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। अचानक, जैसे आसमान फट गया हो, एक सफेद बवंडर ने उन्हें घेर लिया। ये तूफान नहीं था, ये एक भूखा सफेद राक्षस था जो उन्हें निगलने आया था। द वॉन्डरर एक पत्ते की तरह हवा में कांपने लगा। हर तरफ से टूटने की आवाजें आने लगी। प्लेन के अंदर का जश्न एक पल में मातम और चीखों में बदल गया। हर कोई अपनी सीट पर उछल रहा था। धातु के मुड़ने की कान फाड़ देने वाली आवाजें। जेक पागलों की तरह प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर उस दैत्य के आगे वो बेबस था। खिड़की के बाहर अब वो खूबसूरत नजारा नहीं, सिर्फ एक सफेद अंधकार था। एक ऐसा अंधकार जो आंखों को अंधा कर रहा था, जो रूह को कंपा रहा था। एवेलिन ने लियाम का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। एक जोरदार, दिल दहला देने वाला झटका लगा, जैसे प्लेन किसी पहाड़ से टकराया हो। और फिर गिरने का वो एहसास, जब पता हो कि अब अंत निश्चित है। उसे अपने कानों में सिर्फ हवा की सीटी और दोस्तों की आखिरी दबी हुई चीख सुनाई दी। और उसके बाद एक खामोशी, मौत से भी ज्यादा गहरी और भयानक खामोशी। जब एवेलिन की आंखें खुली तो दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। टूटे हुए प्लेन के मलबे के बीच वो अकेली थी, जिसकी सांसें चल रही थी। उसके चारों तरफ खून और बर्फ का एक अजीब, डरावना संगम था। उसके दोस्त, जो कुछ पल पहले जिंदगी से भले थे, अब खामोश थे, हमेशा के लिए। वो इस सफेद कब्रिस्तान में अकेली जिंदा थी, और यही एहसास उसे मारने के लिए काफी था। जब हादसे के बाद की पहली बेरहम सुबह हुई तो एवेलिन को अपनी असली कैद का पता चला। मीलों तक सिर्फ एक अंतहीन सफेद रेगिस्तान था, जहां जिंदगी का कोई निशान नहीं था। उसने एक एक करके अपने दोस्तों को देखा, उनके जमे हुए चेहरे, उनकी खुली आंखें। उसका दिल रोना चाहता था, पर उसके आंसू बाहर आने से पहले ही जम जाते थे। टूटे हुए प्लेन का कॉकपिट अब उसका घोंसला था। इस बर्फीले नरक में उसकी इकलौती पनाह। उसने खुद को घसीटा और जो कुछ भी बचाने लायक था उसे इकट्ठा करने लगी। कुछ प्रोटीन बार, एक जख्मी फर्स्ट एड किट और कुछ फटे हुए कंबल। ये सामान कुछ दिनों के लिए था, पर उसकी कैद की कोई मियाद नहीं थी। हर आहट पर उसे लगता कि कोई उसे बचाने आया है, पर वो हवा का धोखा होता। रातें किसी डरावने सपने की तरह थी, जब तापमान शून्य से बहुत नीचे चला जाता। उसे अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देती, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहते हो। ये उसकी बेबसी थी या पागलपन की शुरुआत, वो नहीं जानती थी। उसने प्लेन की टूटी दीवार पर पत्थर से पहली लकीर खींची, उसके पहले दिन की गवाह। वो जानती थी कि उसे कोई ढूंढने नहीं आएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। ये लड़ाई अब सिर्फ ठंड और भूख से नहीं थी, ये लड़ाई थी उस उम्मीद को जिंदा रखने की जो मर चुकी थी। हर पल उसे लगता कि वो हार मान ले और इस सफेद शांति में सो जाए, पर उसके अंदर कोई था जो उसे मरने नहीं दे रहा था, जो उसे लड़ने पर मजबूर कर रहा था। ये उसके जीने की इच्छा थी जो हर पल मौत को चुनौती दे रही थी। दिन बीतते गए और एवेलिन के पेट की आग तेज होती गई। प्रोटीन बार कब के खत्म हो गए थे। अब उसका दुश्मन सिर्फ ठंड नहीं, भूख भी थी। उसने बर्फ खाकर खुद को बहलाया, पर खाली पेट में वो तेजाब का काम कर रही थी।
उसका शरीर एक ढांचे में बदल रहा था, उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे बन गए थे और फिर उसकी नजर अपने दोस्तों के जमे हुए शरीरों पर पड़ी। उसके दिमाग में वो ख्याल आया जो इंसानियत का सबसे बड़ा पाप था, एक ऐसा ख्याल जिसने उसकी आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। क्या वो जिंदगी के लिए उस हद तक पार कर सकती थी जहां इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता? कई दिनों तक उसके अंदर एक जंग चलती रही। एक तरफ उसकी इंसानियत थी, दूसरी तरफ उसका शरीर। वो रोती, चिल्लाती, खुद को कोसती, पर भूख का दर्द हर एहसास पर हावी हो रहा था। उसे लगता कि उसके दोस्तों से घूर रहे हैं, उसे लानत भेज रहे हैं। और फिर एक दिन जब वो भूख से मरने की कगार पर थी, उसने फैसला कर लिया। कांपते हाथों और रोती आंखों से उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो पल जब उसने पहला निवाला खाया, ऐसा लगा जैसे उसने अपनी ही आत्मा का एक टुकड़ा खा लिया हो। ये जिंदा रहने की कीमत थी, एक ऐसी कीमत जो वो हर सांस के साथ चुका रही थी। हर निवाला उसे अपने दोस्तों की हंसी, उनके सपने, उनकी बातें याद दिलाता। उसने खुद को समझाया कि वो उनके शरीर का नहीं बल्कि उनके सपने का एक हिस्सा अपने अंदर ले रही है, उनके उस सपने का जो जिंदा घर लौटने का था, जिसे अब वो पूरा करेगी। ये एक भयानक घिनौना सच था जिसने उसे जिंदा रखा पर इंसान के तौर पर मार दिया था। वो अब सिर्फ एवलिन नहीं थी, वो अपने दोस्तों की कब्रगाह थी। पूरे 100 दिन एवलिन उसी टूटे मलबे के पास एक जिंदा लाश की तरह रही। उसकी जिंदगी अब घड़ी की सुइयों पर नहीं बल्कि दीवार पर खिंची लकीरों पर चलती थी। अब उस दीवार पर 100 दर्दनाक लकीरें थी, उसके 100 दिन के नर्क का हिसाब। उसका दिमाग अब हकीकत और वहम में फर्क करना भूल चुका था। वो अक्सर अपनी दोस्त क्लोई से बातें करती जैसे वो उसके सामने ही बैठी हो। वो लियम के साथ मजाक करती और बेन के साथ फ्यूचर प्लान बनाती। उसके दोस्त अब उसके लिए सिर्फ यादें नहीं थे, वो उसके हमसाया बन चुके थे, उसके कैदी। उसने उन सब के लिए बर्फ की कब्रें बनाई और रोज उनसे माफी मांगती। ये उसका तरीका था अपने पागलपन को काबू में रखने का, खुद को जिंदा महसूस कराने का। उसकी खूबसूरत आंखें अब धसी और खाली थीं, उनमें मौत का साया दिखता था। कभी कभी वो घंटों तक आसमान को देखती रहती, इस उम्मीद में कि कोई फरिश्ता आएगा, पर वहां सिर्फ बेरहम सफेद बादल थे जो उस पर हंसते हुए लग रहे थे। उसने दुनिया को, भगवान को, अपनी किस्मत को, हर किसी को कोसना शुरू कर दिया था। वो एक कैदी थी जिसकी जेल की कोई दीवारें नहीं थी, पर वो आजाद नहीं थी। उसे यकीन हो गया था कि यही उसकी कब्र बनेगी, इसी सफेद चादर के नीचे वो दफन हो जाएगी। पर 100वें दिन की रात जब वो लगभग हार चुकी थी, कुछ बदला। उसके अंदर से कोई चीखा, एक दबी हुई, गुस्से से भरी आवाज। ये किसी और की नहीं, उसकी अपनी ही थी, जो कह रही थी कि बस अब और नहीं। ये हार मानने की नहीं बल्कि लड़कर मरने की आवाज थी। अगली सुबह एवलिन की आंखों में एक अलग ही आग थी, एक पागलपन से भरी जिद। उसने फैसला किया कि वो यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगी। वो इस सफेद रेगिस्तान को चुनौती देगी। वो पैदल चलकर इसे पार करेगी, ये जानते हुए भी कि ये आत्महत्या जैसा है, क्योंकि दूर दूर तक कोई मंजिल नहीं थी। उसने अपनी बची कुची हिम्मत को समेटा और तैयारी शुरू कर दी। प्लेन के नुकीले मेटल से उसने एक हथियार जैसा बनाया अपनी सुरक्षा के लिए। अपने दोस्तों और अपने सारे कपड़ों की परतें पहन ली, एक अजीब सा कवच बना लिया और उसने उस मांस को सुखाकर साथ रख लिया जो अब तक उसे जिंदा रखे हुए था। यह उसके सफर का ईंधन था, उसकी शर्म और उसकी मजबूरी। जाने से पहले उसने उस जगह को आखिरी बार देखा जो 100 दिन तक उसका घर और कब्रगाह रही। उसने अपनी बनाई कब्रों पर हाथ रखा और फुसफुसाई, मैं तुम्हारी कहानी लेकर जा रही हूं। उसने प्लेन के एक टुकड़े पर कोयले से लिखा, हम साथ थे, एक अभी जिंदा है। और फिर एक गहरी सांस लेकर उसने उस अनंत सफेद समुद्र में कदम रख दिया। कंपास टूटा हुआ था, नच्चा था नहीं और रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता हुआ लग रहा था। पर वो चल पड़ी बिना किसी दिशा के, सिर्फ एक विश्वास के साथ कि इस सफेद दुनिया के पार एक दूसरी दुनिया है जहां रंग है, जहां जिंदगी है। ये एक अकेली औरत की पूरी कायनात के खिलाफ एक जंग का ऐलान था। उसके कंधे पर सामान का बोझ था और दिल पर अपने दोस्तों की लाशों का। वो चल रही थी, हर कदम के साथ मौत को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही थी। एवलिन का अंतहीन सफर शुरू हो गया था। बर्फ पर एक दर्दनाक मार्च। हर कदम उठाने में उसे ऐसी तकलीफ होती जैसे कोई उसकी हड्डियों को तोड़ रहा हो। दिन में बर्फ की चमक उसकी आंखों को जला देती और रात की ठंड उसकी आत्मा को जमा देती। बर्फीली हवा चाबुक की तरह उसके चेहरे पर लगती। हर निशान एक नई कहानी कहता। अकेलेपन और पागलपन से बचने के लिए वो जोर जोर से बचपन की पोइते गाती। वो अपने दोस्तों के भूत से बातें करती, उनसे पूछती कि क्या वो सही रास्ते पर है। लियम का भूत उसे हिम्मत देता तो क्लोई का भूत उसे कोसता। कई बार वो बर्फ में गिरकर घंटों पड़ी रहती। उसका दिल कहता कि बस अब खत्म कर दो, पर फिर उसे अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता और वो फिर उठ खड़ी होती। अब समय उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। दिन और रात बस आते जाते थे। उसकी उंगलियां फ्रॉस्टबाइट से काली पड़ चुकी थी और पैरों में कोई हरकत नहीं थी। उसे अक्सर मतिभ्रम होता, कभी उसे दूर एक हरा भरा जंगल दिखता तो कभी एक शहर। ये इस बर्फीले रेगिस्तान का जाल था जो उम्मीद दिखाकर उसे तोड़ना चाहता था। वो जानती थी ये सब धोखा है, पर उसका दिल एक पल के लिए खुश हो जाता। एक दिन वो बर्फ की एक पतली परत पर चल रही थी और वो टूट गई। वो नीचे बर्फीले अंधारे पानी में जा गिरी। उसका शरीर एक पल में सुन्न हो गया। उसे लगा कि बस खेल खत्म।
इस बर्फीले दैत्य ने उसे आखिरकार पकड़ ही लिया, पर अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को ऊपर धकेला। वो बाहर तो आ गई, पर अब वो मौत के और भी ज्यादा करीब थी। पूरी तरह से टूट चुकी एवेलिन अब अपनी हिम्मत हारने लगी थी। उसका शरीर अब सिर्फ एक बोझ था जिसे उसकी आत्मा घसीट रही थी। वो अब चल नहीं रही थी, वो बर्फ पर रेंग रही थी, अपनी आखिरी सांसों को गिनती हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली इस दर्द को खत्म करने के लिए। तभी बहुत दूर, जहां आसमान और जमीन मिल रहे थे, उसे एक रोशनी दिखी। एक छोटी सी टिमटिमाती हुई रोशनी जो किसी तारे की तरह नहीं थी। पहले उसे लगा कि यह भी एक और धोखा है, मौत से पहले का आखिरी खूबसूरत वहम। उसने अपनी जमी हुई पलकों को ओढ़ा और फिर से देखा। रोशनी अभी भी वहीं थी। ये इंसानी हाथों की बनाई हुई रोशनी थी, एक बल्ब की, एक उम्मीद की। उस एक टिमटिमाहट ने एवेलिन के मरे दब शरीर में बिजली दौड़ा दी। दोस्तों, अगर एवेलिन की इस पागलपन और जिद की कहानी आपकी सांसें रोक रही है, तो एक पल निकालकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाता रहूं। अब एवेलिन के पास जीने का एक मकसद था, एक मंजिल थी। उसे उस रोशनी तक पहुंचना था, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। उसने अपनी वो ताकत इस्तेमाल की जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता था कि वो उसके अंदर है। हर इंच घिसटना एक पहाड़ चढ़ने जैसा था, पर अब उसकी आंखों में मंजिल थी। वो जानती थी कि फासला बहुत ज्यादा है और शायद वो वहां तक कभी न पहुंचे, पर कई महीनों बाद किसी इंसानी चीज का निशान देखना उसे एक नई जिंदगी दे गया। वो रो रही थी, पर ये आंसू अब बेबसी के नहीं, बल्कि एक आखिरी लड़ाई के थे। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ रही थी जो जिंदगी और मौत के बीच का पुल था। दिन हफ्तों में बदल गए और वो रोशनी अब थोड़ी साफ नजर आने लगी थी। वो एक छोटा सा रिसर्च स्टेशन था, वीरान और खामोश, पर इंसानों का बना हुआ। एवेलिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो खुशी और दर्द के मारे चिल्ला पड़ी। मंजिल अब सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर थी, पर यह फासला अब मीलों जैसा लग रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका था। उसके अंग एक एक करके काम करना बंद कर रहे थे। ये उसकी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान था, आखिरी रेस। वो अब रेंग भी नहीं पा रही थी, वो बस अपने शरीर को आगे की तरफ धकेल रही थी। उसका चेहरा बर्फ से कट चुका था और खून की एक लकीर उसके पीछे बनती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, पर वो स्टेशन का दरवाजा देख सकती थी। उसने अपनी सारी यादों, सारे दर्द, सारे गुस्से को अपनी आखिरी ताकत बनाया। एक इंच, फिर एक और इंच। वो जिंदगी की तरफ नहीं बढ़ रही थी, वो उसे छीन रही थी। और फिर आखिरकार उसकी उंगलियों ने उस स्टेशन की ठंडी धातु की सीढ़ी को छू लिया। वो पहुंच गई थी, उसने कर दिखाया था। वो दरवाजे पर गिर गई और उसके मुख से सिर्फ एक शब्द निकला, माँ, और फिर वो बेहोश हो गई। उसकी 205 दिनों की यात्रा खत्म हो चुकी थी। 100 दिन मलबे के पास और 105 दिन इस अंतहीन सफर में। जब उसकी आंख खुली तो वो एक गर्म रूम में थी और कुछ चेहरे उस पर झुके हुए थे। वो एक रूसी रिसर्च टीम थी जो सालों में एक बार उस स्टेशन पर आती थी। एवेलिन कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो अब जम नहीं रहे थे।